हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो दोस्तों, आज की जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, सबसे पहले बात ये आती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई, क्यों आई, किसने दी। आप समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? देखो, बताने को मैं आपको डायरेक्ट ये बता सकता हूँ, आप सब लोग जानते भी होंगे। मैं जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, 11th में ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा होगा, तो डायरेक्ट मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो मोटिव है इन वीडियोस को बनाने का, वो केवल ये नहीं है कि जो किताबों में जैसे है आपके वैसे ही एज इट एज डिफाइन कर दिया। टीचर का मतलब होता है कि वो आपको कुछ नया बताए, कुछ ऐसा बताए जो आपको आसानी से नहीं मिल पाता है। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि फील्ड की कॉन्सेप्ट, फील्ड, कहीं भी फील्ड की कॉन्सेप्ट हो, जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा अपने 10th क्लास में, यहाँ अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो फील्ड की कॉन्सेप्ट हम वहां डिफाइन करते हैं जहां नॉन कांटेक्ट फोर्स हो। कौन हो? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फोर्स या तो कांटेक्ट फोर्स हो सकते हैं या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्सेज हो सकते हैं। तो कांटेक्ट फोर्सेज जैसे का मतलब है कि उस फोर्स को लगने के लिए दो बॉडीज के बीच कांटेक्ट का होना जरूरी है। जैसे टेंशन, टेंशन फोर्स तभी लगेगा जब कोई बॉडी स्ट्रिंग के कांटेक्ट में होगी। अगर कोई बॉडी स्ट्रिंग के कांटेक्ट में नहीं है तो टेंशन का कोई मीनिंग नहीं बनता। सिमिलरली फ्रिक्शन, दो बॉडी, दो सरफेस एक दूसरे पर फ्रिक्शन तभी लगाएंगे जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी तभी लगेगा नॉर्मल। तो इस तरह के फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट के नहीं लग सकते, ऐसे फोर्सेज को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेज। अब बात आती है नॉन कांटेक्ट फोर्सेज की। तो बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्सेज का मतलब है कि ऐसे फोर्सेज जो दो बॉडीज के बीच कांटेक्ट ना हो और तब भी वो फोर्स लगे, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, आपने देखा होगा कि सपोज ये दो मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो दूर से ही बिना कांटेक्ट के ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर देती हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक दो चार्ज एक दूसरे को दूर से ही बिना कांटेक्ट में आए ही एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर देते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर देता हूं तो अर्थ और उस बॉडी में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ उस बॉडी को हम कहते हैं कि अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो आप समझ गए होंगे ऐसे फोर्सेस जिनमें दो बॉडीज के बीच कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है और वो तब भी लग सकते हैं, ऐसे फोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेज। तो बच्चों, फिजिक्स में ये जो फील्ड की कॉन्सेप्ट है ये वही डिफाइन होगी, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, ये वही डिफाइन हो रही होगी जहां फोर्स नॉन कांटेक्ट होगा। अब मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, आपने 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था जो कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और वहां हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी। आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था और मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और वहां हमने मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेप्ट पढ़ी थी। अब यहां हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है, अब तक हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे थे और वहां हम देख रहे थे कि दो चार्जेस के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था और वो दोनों दूर से ही आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड थे और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे थे। तो ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो यहां पर हम क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे।
तो बच्चा, मैं समझता हूं कि आपकी समझ में इतना तो आया होगा कि फिजिक्स में फील्ड की कॉन्सेप्ट कहाँ डिफाइन होती है, ये आपकी समझ में आया होगा। तो फील्ड की कॉन्सेप्ट फिजिक्स में वहां डिफाइन होगी जहां पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, और वहां पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर फोर्स है आपका नॉन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक फोर्स। और यहां पर साहब आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर है साहब आपका इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट। अब साहब, अब बात यहां पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है। बच्चों, मैं आपको हर वीडियो में एक ही बात कहता हूं कि अगर फिजिक्स को रियलाइज करना है, फिजिक्स को, फिजिक्स में इमर्स्ड होना है, फिजिक्स में डीपली जंप करना है, तो आपको व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जितने भी क्वेश्चंस मार्क हैं, ये अपने साथ लेकर चलना है। जहां जरूरत हो वहीं पर क्वेश्चन लगा दीजिए और उसको जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब वो जवाब मिलता है ना, जब हमने क्वेश्चन किया और उसका जब हम जवाब निकाल लेते हैं, तो अलग ही आनंद की कहते हैं ना फीलिंग आती है। वो आनंद अलग ही होता है। मैं उसे बहुत बेहतर तरीके से फील कर सकता हूं। तो अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा क्वेश्चन है। और तो इससे पहले बात ये करते हैं कि फिजिक्स में ये फील्ड की कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में फील्ड की कॉन्सेप्ट को दिया किसने था? तो बच्चों, फिजिक्स में ये जो फील्ड की कॉन्सेप्ट है, इसके जन्मदाता थे हमारे माइकल फैराडे साहब। अब जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने ये फील्ड की कॉन्सेप्ट दी थी, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उनकी थॉट रही होगी, और उस थॉट को लेकर जब चले होंगे तब ये फील्ड की कॉन्सेप्ट उनके माइंड में आई होगी। तो उसी पर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं आपको बस ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि फिजिक्स में फील्ड की कॉन्सेप्ट आई क्यों थी, जरूरत क्यों पड़ी थी इसकी। तो बच्चों, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी सराउंडिंग में जब देखते हैं, जैसे मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई साहब रास्ते में, तो हम क्या है, ड्राइवर बोलता है कि साहब गाड़ी में धक्का दीजिए, तो हम गाड़ी को धक्का देते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहां गाड़ी खड़ी है और हम दूर से ही ऐसे हाथ कर दें अपने और गाड़ी पर फोर्स लग जाए साहब? नहीं लग सकता। मींस हमें गाड़ी के कांटेक्ट में आना पड़ेगा, हमें गाड़ी को टच करना पड़ेगा, तभी हम गाड़ी पर फोर्स लगा सकते हैं। पानी बह रहा है, जिसको हम फ्लूड बोलते हैं, बाढ़ बोलते हैं, तो बहते हुए पानी के सामने जो भी चीज आती है वो उसको अपने साथ बहा ले जाता है फोर्स लगा के। तो वो बॉडी और पानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तभी तो फोर्स लगा रहा है पानी। स्टॉर्म आता है, आंधी आती है, बहती हुई हवा है, जब वो हवा के कांटेक्ट में कोई भी बॉडी आएगी, उसके सामने जो भी बॉडी आएगी वो उस पर फोर्स लगाएगी कांटेक्ट में आके। तो वो कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, सब कैसे फोर्सेज हैं? कांटेक्ट फोर्सेज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सराउंडिंग में मोस्ट ऑफ द फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स हैं। तो बच्चा, मन में ये सवाल आना चाहिए ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो कब सोचो यार, हम कहते हैं कि सन अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और कहाँ सन कहाँ अर्थ। और मन में आना चाहिए कि इतनी दूर से बिना छुए, बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए, वो एक फोर्स कैसे लगा रहे हैं एक दूसरे पर? वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा कैसे रहे हैं? मैग्नेट मैग्नेट के पास आई, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, दूर से ही वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगना चाहिए हमको। यार, हमने तो ये देखा है कि दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर लगाती हैं।
तो ये बिना कांटेक्ट में आए फोर्स कैसी लगा रही हैं? बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि सपोज करो ये एक मास है और एक मास ये है स्मॉल एम और ये आर डिस्टेंस पर है। तो हम कहते हैं कि ये जो मास है ये इस मास एम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, दूर से बिना कांटेक्ट के। कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। तो फैराडे के टाइम से पहले इस एक्शन को, इस फिनोमेना को नाम दिया जाता था एक्शन, एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन एट अ डिस्टेंस। मतलब एक बॉडी यहां है, एक बॉडी वहां है और एक बॉडी यहां से वहां, एक्शन एट ए डिस्टेंस। मतलब एक बॉडी एक्शन कर रही है किस, कहां, एक डिस्टेंस पर एक्शन कर रही है बिना कांटेक्ट में आए। तो फैराडे की कॉन्सेप्ट से, फैराडे की फील्ड की कॉन्सेप्ट से पहले हम ये कहते थे कि भैया दिस इज कॉल्ड एक्शन एट ए डिस्टेंस। चार्ज दूर से ही चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, व्हाट इज दिस? एक्शन एट ए डिस्टेंस। मैग्नेट, मैग्नेट पर दूर से ही फोर्स लगा रही है, व्हाट इज दिस? एक्शन एट ए डिस्टेंस। मास, मास पर, सन अर्थ पर दूर से ही फोर्स लगा रहा है, क्या है ये? एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो इस फिनोमेना को नाम दिया गया एक्शन एट ए डिस्टेंस। फैराडे के माइंड में एक थॉट आई कि यार ये बिना कांटेक्ट में एक्शन एट ए डिस्टेंस हो कैसे जाती है? कुछ तो उनके बीच में होना चाहिए इंटरेक्ट होने के लिए। तो दोस्तों फैराडे ने एक, मतलब कहते हैं ना, एक इमेजिनेशन, एक हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कल्पना जिसको हम बोलते हैं। तो एज पर फैराडे, सपोज ये एक चार्ज है Q1 और ये एक दूसरा चार्ज है Q2। समझना बात को। तो एज पर फैराडे कह रहे हैं, फैराडे ने क्या सोचा कि इन दोनों चार्जेज के बीच में एक इनविजिबल, क्या, एक इनविजिबल फ्लूइड फील्ड रहता है स्पेस में। मतलब यूं कहिए एज पर फैराडे कि चार्ज के अराउंड, जो जिस कोई ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज है उसके अराउंड एक इनविजिबल फ्लूइड, इनविजिबल मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता, फ्लूइड होता है जो उन दोनों चार्जेज के बीच फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मींस ये सपोज ये कोई फ्लूइड है इन दोनों चार्जेस के बीच, तो ये जो इनविजिबल फ्लूइड है, इनविजिबल, ये जो इनविजिबल फ्लूइड है, ये फ्लूइड ही इन दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ऐसा क्यों सोचा उन्होंने? उन्होंने ऐसा ही क्यों सोचा कि एक फ्लूइड है और ये फ्लूइड कैसे रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सोचा है आपने, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछने चाहिए। जब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तभी फिजिक्स दिलो और दिमाग में उतर पाएगी। तो अब ये समझना कि भाई ये फ्लूइड की कॉन्सेप्ट से क्या मतलब हो जाएगा, फ्लूइड की कॉन्सेप्ट से कैसे कहेंगे कि हाँ भाई फोर्स लगेगा, है ना। तो आइए इसको समझते हैं। बच्चों ये एक तालाब है, जरा समझने की कोशिश करना। ये एक तालाब का सरफेस है और इस तालाब के सरफेस पर ये सपोज एक पेपर बोट रखी हुई है। मेरी ड्राइंग थोड़ा वीक है, ड्राइंग में मेरे मार्क्स भी बहुत कम थे, फेल होते होते बच गया था ड्राइंग में। तो ये पेपर बोट है और एक पेपर बोट यहां रखी हुई है, कागज की नाव, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है? ये वाटर। आप समझ रहे हैं ये क्या है? इन दोनों के बीच में वाटर है और ये अभी दोनों शांत हैं बिल्कुल। अब सपोज करो इस जगह अगर मैं ये बोट जो है हिलने लगे, तो आप समझ देख जानते हैं कि जैसे वाटर में हम एक जगह पत्थर फेंक देते हैं तो वो जो आपने देखा होगा सर्किल की फॉर्म में वेव्स निकलती हैं, है ना, वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहां पर अगर कोई डिस्टरबेंस हो जाए तो वो डिस्टरबेंस इस पानी के थ्रू, इस वाटर के थ्रू इस बोट तक पहुंचेगा और ये बोट भी क्या करने लगेगी?
हिलने डुलने लगेगी। तो कहने का मतलब फोर्स यहां पर हलचल हुई और वो हलचल इस पानी के थ्रू, इस वाटर के थ्रू इस वाली बोट तक पहुंच गई। तो अगर सपोज करो, जस्ट इमेजिन, अगर बीच में ये वाटर ना होता, बीच में कोई मीडियम नहीं होता, तो ये बोट कुछ भी करता रहे, इस तक पहुंचता, वो नहीं पहुंचता। समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब अगर यहां पर कोई चार्ज थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो इस फ्लूइड में, जो फेराडे ने इनविजिबल फ्लूइड माना था, इस फ्लूइड में लाइक वेव्स एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा और वो डिस्टरबेंस यहां से चलते 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 इस चार्ज तक पहुंचेगा और इस फोर्स को, उस डिस्टरबेंस को ये वाला चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, फेराडे ने जो एक्शन एट ए डिस्टेंस की जो कॉन्सेप्ट थी, एक्शन एट ए डिस्टेंस की जो एक पजल थी कि भाई इतनी दूर से बॉडीज एक दूसरे पर एक्शन कर कैसे देती हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। और आप ये सोचेंगे कि ये तो भी हाइपोथेसिस है। बिल्कुल हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कल्पना, और कल्पना मेरी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो फेराडे ने उस समय ये एक हाइपोथेसिस दी थी। ये एक बात अलग है कि आज की मॉडर्न मतलब टाइम में हमने इतना एडवांसमेंट और रिसर्च कर लिया है कि ये तो हमें हम कह सकते हैं कि फ्लूइड तो नहीं होता है कोई, लेकिन उस फ्लूइड को जो उन्होंने नाम दिया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है। वो चीज है जो फेराडे ने बस उस समय बस इतना उसको फ्लूइड बोल दिया था, लाइक ए लिक्विड और गैस। तो वो फ्लूइड और लिक्विड गैस लाइक चीज तो नहीं है, लेकिन जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है कि समथिंग इज देयर, कुछ तो है चार्ज के अराउंड, वो चीज एग्जिस्ट करती है। और इवन जब हम लास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में जब पहुंचेंगे तो हम वहां देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको, जिसे हाइपोथेसिस माना था फेराडे ने, वो चीज हकीकत में, रियलिटी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी जाती है, मीन्स मूव भी करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप पढ़ेंगे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही तो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां, वहां से वहां जा रहा है, तो कोई फिजिकल चीज ही तो यहां से वहां जा सकती है। तो कहने का मतलब जो फेराडे की कॉन्सेप्ट थी कि चार्ज के अराउंड कुछ ऐसा होता है जिसको उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चीज फिजिकली एग्जिस्ट करती है। आर यू गेटिंग और नॉट? आई होप यू गॉट इट। तो यहां से हमें इतना ये पता चला कि फेराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में डिफाइन किया था, और क्यों किया था ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि दैट वाज द प्रॉब्लम कि एक बॉडी दूर से ही एक दूसरी बॉडी पर एक्शन कैसे कर देती है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे। तो बच्चों ये कोई चार्ज है, सपोज ये क्यू चार्ज है, प्लस क्यू ले लेते हैं, माइनस भी हो सकता है, और ये एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू नॉट। ठीक है, अभी ये प्लस क्यू नॉट ये फिक्स चार्ज है। फिक्स का मतलब ये रेस्ट में है चार्ज। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक, अभी ये जो चार्ज है क्यू नॉट, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ठीक है बच्चों। टेस्ट चार्ज, इसके नाम में ही मतलब छिपा हुआ है। टेस्ट चार्ज का मतलब जैसे घरों में आपने देखा हुआ टेस्टर होता है, टेस्टर लाइट वाला। तो टेस्टर से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि भाई इस तार में करंट आ रहा है या नहीं, इस तार में करंट आ रहा है नहीं, है ना। तो वो लाइट जल जाती है तो हम कहते हैं भाई करंट आ रहा है इसमें, लाइट नहीं जलती है तो हम कहते हैं करंट नहीं आ रहा है इसमें। टेस्टर नाम में ही मतलब छिपा हुआ है कि वो टेस्ट कर रहा है किसी चीज को। तो टेस्ट चार्ज मतलब यहां पर हम इस चार्ज के थ्रू कुछ चीज टेस्ट करेंगे, इसलिए इस चार्ज का नाम क्या रखा गया है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अभी इस टेस्ट चार्ज के बारे में दो एक बातें और आएंगी, उनको करेंगे। ठीक है, तब पहले हम कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो अभी ये जो टेस्ट चार्ज है इस फिक्स चार्ज से इतना दूर है कि ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को मैं फिक्स चार्ज की तरफ लेके आ रहा हूं, धीरे 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 धीरे, और मैंने देखा कि अचानक जैसे ही इस पॉइंट पर आया,
मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया सपोज पी। मैंने देखा कि जैसे ही ये प्लस क्यू नॉट इस पी पर आया तो ये जो प्लस क्यू है इस प्लस क्यू नॉट को रिपेल करने लगा। क्लियर? कहने का मतलब जैसे ही इस पॉइंट पी पर आया, मतलब इस पी से पहले जब था कोई फोर्स नहीं, और जैसे ही पी पर आया फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, और मैंने उस पॉइंट को मार्क कर दिया कि इस पॉइंट पर आते ही फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली अब इसी टेस्ट चार्ज को मैं लेकर आया हूं, ला रहा हूं इधर से, तो मैंने देखा कि जैसे ही इस पॉइंट पर आया टेस्ट चार्ज, मैंने इसको नाम दे दिया क्यू। तो जैसे ही इस चार्ज पॉइंट पर आया तो मैंने देखा कि ये वो इस पर रिपल्सन लगने लगा था, एफ। ठीक है, ये एफ। सिमिलरली अब मैं इसी टेस्ट चार्ज को इधर से लेकर आ रहा हूं, और मैंने देखा कि जैसे ही इस पॉइंट पर आया मैंने इसको नाम दिया आर, तो मैंने देखा कि ये प्लस क्यू इसको क्या करने लगा, रिपेल करने लगा। क्लियर? अब इधर से लेकर आया था मैं, तो मैंने देखा कि जैसे ही इस पॉइंट पर आया टेस्ट चार्ज, मान लो एस पॉइंट है ये, तो ये इस पर एक फोर्स लगने लगा एफ। ऐसे ही इन ऑल डायरेक्शन, इधर से इधर से इधर से इधर से सारी डायरेक्शन से मैं चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेकर आया, और मैंने ये देखा कि किस पॉइंट पर आने पर उस पर फोर्स लग रहा है। एंड देन उन सारे पॉइंट्स को मैंने एक कर्व से मिला दिया, उन सारे पॉइंट्स को मैंने एक कर्व से मिला दिया। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप देखिए ये वो सारे पॉइंट्स हैं इस कर्व पर, ये वो सारे पॉइंट्स हैं कर्व पर जिन पर आते ही टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया था। मींस अगर टेस्ट चार्ज इस कर्व के थोड़ा भी बाहर है, जस्ट यहां भी है, तो भी उस पर ये चार्ज कोई फोर्स नहीं लगाएगा। और इसकी बाउंड्री पर कहीं भी, यहां 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 या अंदर कहीं भी, यहां 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 कहीं भी हो, तो ये जो चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द रीजन और space around a charge in which when another charge comes, it experiences a force of attraction और रिपल्सन। क्लियर? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या? द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज, ये चार्ज है तो इसके अराउंड ये रीजन, इसके अराउंड ये स्पेस, ठीक है, अराउंड द चार्ज इन विच व्हेन एनोदर चार्ज, ये एनोदर चार्ज, अगर ये चार्ज इस रीजन में कहीं भी आ गया तो इस चार्ज, ये चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या फील करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो किसी चार्ज के अराउंड वो रीजन, तो ये रीजन, अगर इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आ गया तो वो दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब साहब तो अगर मैं इसको अब समराइज करूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। अभी अब पूरी कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड घूमेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसको मैं समराइज करके दे रहा हूं कि एक चार्ज होगा, चार्ज, ठीक है, एक चार्ज होगा, एंड दैट चार्ज विल प्रोड्यूस या क्रिएट्स, ये कोई चार्ज है और ये चार्ज क्या क्रिएट कर रहा है? इलेक्ट्रिक
फील्ड। ठीक है साहब। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया इसने, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एनोदर चार्ज आ गया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एनोदर चार्ज आ गया, तो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या फील करेगा वो? इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। तो मैं समझ रहा हूं कि आप समझ गए होंगे कि कोई चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ गया तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा। तो आप ये एक जो पॉइंट है, आप इसको ऑलवेज अपने माइंड में रखें। एक चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड वो चार्ज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? अब बच्चों एक और चीज, जैसे ये हम इसको बोल रहे थे टेस्ट चार्ज। अब जिस चार्ज का फील्ड होता है, तो ये रीजन किसके अराउंड है? इस चार्ज के अराउंड है। तो ये जो फील्ड है, ये किसका फील्ड है? इसका। हाँ या ना? इसका फील्ड है। तो जिस चार्ज का फील्ड होता है, उस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। उस चार्ज को क्या बोलेंगे बच्चे? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब द चार्ज विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। ठीक है। एंड दैट सोर्स चार्ज मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये मैंने यहां पॉजिटिव लिया था, ये नेगेटिव भी हो सकता है। बट टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये टेस्ट चार्ज क्यों बोला जा रहा था। ये टेस्ट चार्ज इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि इससे हम ये टेस्ट कर रहे थे कि इस चार्ज का फील्ड कहां कहां तक फैला हुआ है। आप समझ गए होंगे। इस टेस्ट को टेस्ट चार्ज क्यों बोल रहे हैं कि हम इससे यही तो बार बार लाला के यही तो चेक कर रहे थे कि इस चार्ज का फील्ड यहां तक फैला हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। क्लियर? अच्छा ये जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये बहुत बहुत छोटा होता है मैग्नीट्यूड में, वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। क्यों? मतलब ये इतना छोटा चार्ज है, इतना मतलब क्यू नॉट टेंस टू जीरो लिमिट ली जाती है इसकी, मतलब बहुत बहुत कम है, लगभग जीरो के आसपास है। वो बोले सर क्यों? वो इसलिए कि इस चार्ज को इतना छोटा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अगर ये चार्ज रीजनेबल साइज का हुआ, मतलब रीजनेबल मैग्नीट्यूड का हुआ, तो इसका अपना भी फील्ड होगा, इसका अपना भी फील्ड होगा। तो इस चार्ज का हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। हम जिस चार्ज की स्टडी कर रहे हैं वो यही वाला चार्ज है, सोर्स चार्ज। हाँ या ना? तो जब हम सोर्स चार्ज के फील्ड की स्टडी कर रहे हैं और ये अगर चार्ज हुआ बड़ा, तो इसका अपना भी फील्ड होगा। तो हमें जो फील्ड मिलेगा वो प्योर इस चार्ज का फील्ड नहीं होगा, वो इसका और इसका दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हम इसको इतना छोटा इसलिए लेते हैं कि मान लीजिए इसका फील्ड अगर 100 है तो इसका 0.01 सपोज। तो कहने का मतलब इसके फील्ड को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। तो जो फील्ड आता है हम कहते हैं वो पूरी तरह से किसका फील्ड है? वो सोर्स चार्ज का फील्ड है। तो इसको इसलिए हम बहुत बहुत छोटा लेते हैं। पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए, ये भी बात अभी क्लियर होगी, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। तो मैं समझता हूं कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। और अब साहब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारी है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड। क्लियर? कोई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बच्चों स्ट्रेंथ आप समझ रहे होगे, बड़ा फिजिक्स में बच्चों, फिजिक्स की एक और बहुत प्यारी सी बात है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना वो बड़ी यूनिक है। मतलब टर्मिनोलॉजी इस तरह से ली गई है कि शब्दों में ही, कहते हैं ना, शब्दों में ही मीनिंग छुपा हुआ है इसका, और डेली लाइफ से बड़ा लिंक करते हैं इसके वर्ड्स। स्ट्रेंथ, ताकत। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मुझे इसकी स्ट्रेंथ पता करनी है, ताकत पता करनी है। बात समझना मेरी। अब बच्चों ताकत का एक चीज है भाई, किसी चीज की, कोई भी चीज है उसकी ताकत आप कैसे मेजर करते हैं? किसी भी चीज की ताकत आप कैसे मेजर करते हैं? तो पहलवान की ताकत हम कैसे मेजर करेंगे कि वो कितनी तेज दौड़ लगाता है? नहीं, पहलवान की ताकत किसे मेजर करेंगे? उसकी कुश्ती लड़ने की कैपेसिटी से मेजर करेंगे कि भाई ये अच्छा पहलवान है, इसने कई कुश्तियां जीती हैं, बड़े से बड़े पहलवान को पटक के मार देता है। हाँ या ना? अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ाई करना। और अब हम ये कहें कि साहब वो एक्टिंग अच्छी नहीं करता है, ये तो भाई स्टूडेंट है, वो उसका काम एक्टिंग करना थोड़ी है, उसका काम पढ़ाई करना है। तो हम स्टूडेंट की ताकत कैसे मेजर करेंगे? अरे यार ये बच्चा तो बहुत पढ़ता है, ये तो 12 घंटे पढ़ाई करता है, ये तो 18 घंटे पढ़ाई करता है। तो उसकी ताकत कैसे मेजर की जा रही है? उसकी पढ़ाई से। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर की ताकत कैसे मेजर करते हैं हम कि भाई ये फरारी से तेज नहीं दौड़ पाता ट्रैक्टर? अरे यार ट्रैक्टर का काम दौड़ना थोड़ी होता है, ट्रैक्टर का काम तो खींचना होता है। तो उसकी ताकत कैसे मेजर करेंगे? अरे भाई ये ट्रैक्टर तो बहुत ज्यादा खींचता है, बहुत ज्यादा ताकत है इसमें, ये वाला ट्रैक्टर नहीं खींच पाता। तो कहने का मतलब ये है कि कि उस चीज का जो काम है, उसके काम से उसकी ताकत मेजर की जाती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत मेजर करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम उसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है कि कोई दूसरा चार्ज आ गया तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? कोई दूसरा चार्ज आ गया तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत किससे मेजर करेंगे बच्चों? फोर्स, कि वो कितना फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा फोर्स लगा रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम फोर्स लगा रहा है, कम स्ट्रेंथ है उसकी। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों? फटाफट समझते हैं। ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, सपोज प्लस क्यू, और ये सोर्स चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक पॉइंट है पी, और इस पर मुझे फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, स्ट्रेंथ पता करनी है। तो फील्ड की स्ट्रेंथ पता करने के लिए मुझे यह पता करना है कि अगर मैं इस पर टेस्ट चार्ज रख दूं पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख दूं प्लस क्यू नॉट, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो ये प्लस क्यू नॉट, तो जाहिर सी बात है रिपल्सन होगा। तो सपोज इस टेस्ट चार्ज पर लग रहा है फोर्स कितना? एफ। ठीक है, अब इस पर एफ फोर्स लग रहा है, तो बच्चों क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स लग रहा है एफ। तो यूनिटरी मेथड आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटी छोटी क्लासों में, आप 4th 5th 6th में भी पढ़ाई जाती है। यूनिटरी मेथड, एक पेन आता है 5 रुपए का, तो 10 पेन कितने के आएंगे? या 12 पेन आते हैं 60 रुपीज, तो एक पेन कितने का है? मतलब एक का पता है तो ज्यादा का निकाल सकते हैं, ज्यादा का पता है तो एक का निकाल सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यहां पर हमें पता है कि क्यू नॉट चार्ज रखा था तो उस पर फोर्स लग रहा था एफ। तो क्यू नॉट कूलम चार्ज पर फोर्स लग रहा है एफ। तो बच्चों एक कूलम पर कितना लगेगा? एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बन गई बच्चों कि द फोर्स exerted, the force acting on unit positive test charge, the force acting on unit positive test charge placed at a point in electric field, in electric field
is called intensity of electric field at that point. सिंपल क्या है बच्चों? द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट का मतलब एक कूलम, द फोर्स एक्टिंग ऑन वन कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई E. It is denoted by E. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, तो बाय डेफिनेशन E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चों कहते हैं ना, बात में से बात निकलती है, निकालनी भी चाहिए। बात में से बात निकलती है, तो देखो बच्चों बात में से बात कैसे निकल रही है। सबसे पहली बात तो ये कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चा, और चार्ज स्केलर है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। और हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करें तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, और उस वेक्टर क्वांटिटी जो मिली है बी, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो फर्स्ट वेक्टर की थी। आप समझ रहे होंगे, ये वेक्टर में आपने 11th में छोटा सा रूल पढ़ा हुआ डिवीजन का, कि अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो हमें वेक्टर मिलता है, और जो वेक्टर मिला उसकी डायरेक्शन वही होगी जो पहले वेक्टर की, मतलब जो डायरेक्शन ए की होगी वही डायरेक्शन बी की होगी। तो बी इज ऑलवेज पैरेलल टू ए। तो यहां से देखेंगे, इस रूल को अगर लगाएं तो फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, वेक्टर को हमने स्केलर से डिवाइड किया है, तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर। ठीक है, तो लो जी, यहां से पॉइंट बन गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बच्चों, एक और चीज है, एक और बात है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा लंबा नाम है ना। अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, तो जहां कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज करेंगे अब आज के बाद, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले तो ई के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट इज ऑलवेज पैरेलल टू। बच्चा ये पैरेलल है, आप समझ लें, ये मैंने जो दो पैरेलल लाइन बनाई है ये पैरेलल लिख दिया मैंने शॉर्ट में, एंड इट इज ऑलवेज पैरेलल टू दी फोर्स। ऑलवेज ई की डायरेक्शन किसके पैरेलल होगी? फोर्स के पैरेलल होगी साहब। क्लियर? अब साहब, अब बच्चों यहां से एक चीज और देखते हैं कि यूनिट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिट सिंपल है भाई, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट है। ठीक है, तो यूनिट निकालने के लिए फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स की न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चा? अब साहब अब मान लीजिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ बैठता है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए। ये न्यूटन बोले तो फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने 11th में कई बार निकाला होगा, mlt-2। और चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। आप जानते हो I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, करंट। ठीक है, तो Q इक्वल टू IT। क्लियर? तो Q करंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है A एम्पियर और टाइम का T। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT। तो यहां पर AT हो गया साहब ये। अब इसको लिखेंगे MLT-3
और a माइनस 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया सब। ठीक है बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज फोर्स के पैरेलल होती है। कौन से फोर्स के, जो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है इस फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल होगी। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं। अब साहब अब सपोज करो बच्चा, ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये इसके फील्ड में एक पॉइंट है P, और मुझे इस पॉइंट पर E की डायरेक्शन पता करनी है। तो E की डायरेक्शन कैसे पता करूंगा, सबसे पहले मैंने यहां पर रखा टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट, टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट, ठीक है। अब तो बच्चा देखो, ये प्लस Q नॉट, ये हो गई लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, तो ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, तो ये डायरेक्शन हो गई साहब हमारी फोर्स। अब एज पर कॉन्सेप्ट E इज ऑलवेज पैरेलल टू F, E जो है E की डायरेक्शन ऑलवेज फोर्स के पैरेलल होगी, हाँ या ना, ठीक है। तो ये जो E है ये F के पैरेलल होगा, तो फोर्स इधर लग रहा है तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, अगर मैं इसको सेंटर मान लूं और सेंटर मान के सपोज ये डिस्टेंस है r डिस्टेंस की मैं एक सर्किल बना लूं, तो ये जो लाइन है ये रेडियस ही तो हो गई, तो हम इसको बोलते हैं रेडियली, क्या, रेडियली आउटवर्ड, रेडियसली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, या इसको और ऐसे बोल सकते हैं अवे, रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से अवे, चार्ज से अवे रेडियस के पैरेलल, ठीक है। अब साहब मान लीजिए अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, माइनस क्यू होता, और ये इसके फील्ड में कोई पॉइंट है P, अब मुझे यहां पर फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो यहां पर क्या किया था मैंने, अगेन टेस्ट चार्ज रख दिया प्लस क्यू नॉट। अब ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और एज पर कॉन्सेप्ट E की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, तो फोर्स है हमारा इधर, तो E की डायरेक्शन भी यही होगी, तो ये हो गई E की डायरेक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियली, रेडियली इनवर्ड, रेडियस के पैरेलल अंदर की तरफ, या रेडियली टूवर्ड्स द चार्ज, रेडियली टूवर्ड्स द चार्ज। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। अब बच्चों आपको ये डायरेक्शंस बहुत काम आएंगी, मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन टूवर्ड्स दी चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होती है, ठीक है। अब बच्चा आप सोच रहे होंगे कि यार सर तो भूल गए, सर ने तो बताया ही नहीं कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव क्यों लिया जाता है। बच्चा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव क्यों लिया जाता है, अब ये सुनिए। टेस्ट चार्ज को हम नेगेटिव पॉजिटिव, सपोज कीजिए अगर हमें इस तरह की फ्रीडम दे दी जाए कि भाई तुम्हारी मर्जी है, टेस्ट चार्ज को चाहे आप पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव लीजिए, तो देखते हैं क्या दिक्कत आएगी। अब सपोज कीजिए हमको फ्रीडम है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लेते हैं। अब सपोज दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ने टेस्ट चार्ज को माना पॉजिटिव और दूसरे स्टूडेंट ने टेस्ट चार्ज को माना नेगेटिव। तो जिसने पॉजिटिव माना उससे अगर आप पूछोगे कि हाँ भाई बताओ पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो वो कहेगा रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए बताएगा रेडियली इनवर्ड। समझ रहे हैं। अब दूसरा जो स्टूडेंट है जिसने नेगेटिव ले लिया था टेस्ट चार्ज को, उसने नेगेटिव ले लिया टेस्ट चार्ज को, तो अब देखिए डायरेक्शन इंटरचेंज हो गई, ये माइनस है ना, तो अब वही डायरेक्शन हो गई, जो आउटवर्ड थी वो हो जाएगी इनवर्ड, और जो इनवर्ड थी वो हो जाएगी आउटवर्ड। अब आप समझ गए होंगे कि टेस्ट चार्ज, तो ये एक कन्वेंशन बनाया गया, क्योंकि अगर इस तरह का कन्वेंशन नहीं होता
हमको फ्री कर दिया जाता कि भैया जो मन में आए वो लो। तो भैया कोई तो बताता पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज, कोई कहता कि नहीं वो तो लड़ जाते हैं आपस में। कहता को एक कहता कि साहब अवे फ्रॉम दी चार्ज है, दूसरा कहता कैसे कैसे हो जाएगा, टूवर्ड्स द चार्ज है। तो उस लड़ाई को बचाने के लिए, उस झगड़े को बचाने के लिए बोले कि भैया रे फिक्स कर दिया, कन्वेंशन है ये कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, इसलिए उस टेस्ट चार्ज को क्या लिया गया, पॉजिटिव लिया जा रहा है। ये कन्वेंशन फिक्स कर दिया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, और फिर एक पॉइंट चार्ज के लिए उसको एक्सटेंड करेंगे कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हों, 3 हों, 4 हों, वही इनफाइनाइट चार्जेज हों, तो हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो तब तक के लिए आप जिस पढ़ते रहिए और चैनल को देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं तब तक, जय हिंद, थैंक यू।